मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम महावीर प्रसाद है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। जैसे कि आज तारीख है 14 जून 2020, ठीक है। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 14 जून 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की जो डेट है वह है 14 जून और 14 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, आपको बताना है हाल ही में किस राज्य ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या का योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए इसके बारे में मुख्य इफेक्ट देख लेते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे इसके मुख्य इफेक्ट आए हुए हैं। यूपी सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए शुरू की बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो यूपी सरकार ने इसको शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। ठीक है, यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। और कल मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया था, 12 जून को। ठीक है, 12 जून को। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः 1000 रुपए और 1200 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य में 57 जिलों के कुल 2000 बच्चे अभी तक बाल श्रम विद्या योजना के पहले चरण से लाभान्वित हो जाएंगे। ठीक है, तो बात आ रही है अपनी यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो अपन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना दूसरा क्वेश्चन है, किस पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, आपको बताना है किस पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद सिटी पुलिस ने। ठीक है, हैदराबाद सिटी पुलिस ने अभी हाल ही में स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसके मुख्य इफेक्ट क्या है। हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत। हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसलिंग HCSC, ठीक है, HCSC के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए द सी स्ट्रेंथ्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट यानी स्त्री नामक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन हैदराबाद की पुलिस की, और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है, इसलिए अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी तेलंगाना सरकार के बारे में। तो तेलंगाना सरकार 2 जून को, ठीक है, तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाती है 2 जून को, यानी तेलंगाना का गठन दिवस कब है, 2 जून को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सौंदर्य राजन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का अपना जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आया हुआ है वो है, फीफा की जारी ताजा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। आपको बताना है फीफा की जारी ताजा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 108। पहले भी ये 108 में था और आज भी ये 108 पर ही बरकरार है। तो चलिए इसके इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि फीफा की जारी ताजा रैंकिंग में भारत 108वें स्थान में बरकरार है। और इसके बारे में और क्या बताया डिटेल में से, भारत ने फीफा रैंकिंग में
ने अपना 108वां स्थान बरकरार रखा है। इस सूची में बेल्जियम पहले स्थान पे है और विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे स्थान पर है, जबकि ब्राजील तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? बेल्जियम, दूसरे स्थान पर कौन है? फ्रांस, और तीसरे स्थान पर कौन है? ब्राजील। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर फीफा विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालीफायर टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फीफा के मुख्यालय की। तो फीफा का मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं वो है जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अपना चौथा जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनियम रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनियम जिसको अपन हिंदी में रंगहीनता भी बोलते हैं, जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 13 जून को। हाल ही में 13 जून को एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता दिवस के रूप में मनाया गया है। और ये क्यों मनाया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनियम रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रतिवर्ष एल्बिनिज्म के बारे में लोगों में जागरूकता करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पे इस डे की जो थीम थी वो क्या थी? मेड टू साइन। ठीक है, मेड टू साइन। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2020 का जो विषय या थीम जो थी वो क्या थी? मेड टू साइन। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 जीता है वे कौन है? ठीक है, तो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 जीता वे कौन है? तो ये है रतन लाल। ठीक है, प्रोफेसर रतन लाल। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में भी अपन थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक रतन लाल ने जीता वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020। भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक, ये मृदा वैज्ञानिक है, ध्यान रखना, रतन लाल को इस वर्ष के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज अर्थात विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें इस पुरस्कार से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादनों को बढ़ाने हेतु मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और इसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सम्मानित किया जाएगा। उन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। ये याद रख लेना, मुख्य इफेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ठीक है, अब बताना हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन जो हुआ है अभी, वे कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर लेखक और कवि थे। वो क्या थे? वो लेखक और कवि। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। गुलजार देहलवी जो थे वो लेखक थे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके विस्तार से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आ चुके अपने स्क्रीन पे। देखिए, उर्दू के जाने माने लेखक एवं कवि गुलजार देहलवी का निधन। उर्दू के मशहूर कवि आनंद मोहन जूत्सी गुलजार देहलवी, ये इनका पूरा नाम है, का निधन। वह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक थे। तो यहाँ से ये एक और क्वेश्चन बनता है कि साइंस की दुनिया के संपादक कौन थे? ठीक है, तो इसमें आपको गुलजार देहलवी करना है, जो वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। साथ ही उन्हें समूचे भारत में उर्दू स्कूल की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। इसके अलावा वह
30 के दशक में स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आपको ये यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया होगा। अपन बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? ठीक है, आपको बताना है हाल ही में किस सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। ठीक है, चलिए इसके मुख्य इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एमपी की सरकार, मध्य प्रदेश की जो सरकार है ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दिया है दर्जा। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है। इन दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह दर्जा राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। तो बात चलिए मध्य प्रदेश की, तो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। ठीक है, और इसमें एक और मुख्य बात क्या है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में ही है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में है। यह बायोडाइवर्सिटी पार्क रॉयल बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। ठीक है, जिन्हें विशेष रूप से केंद्रीय ताला क्षेत्र में आसानी से देखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बना है? पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा बना है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है NHAI। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? NHAI। चलिए इसके मुख्य इफेक्ट के बारे में अपन थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो NHAI पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बना निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। NHAI ने यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डाटा लेक व प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया है। अब NHAI के कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को छुए बगैर और बिना डर के काम कर सकते हैं। यह था NHAI की डिजिटल होने के निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री अपने कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, और NHAI की स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। और NHAI के अध्यक्ष कौन है? अभी सुखबीर सिंह सिंधु। ठीक है, सुखबीर सिंह सिंधु। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन है वह राज्य जो हाल ही में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है उड़ीसा। अभी हाल ही में ओडिशा राज्य जो हाल ही में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो चलिए थोड़ा इसका विस्तार से पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं इसका। ठीक है, तो जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखा हुआ है ओडिशा छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बना देश का पहला राज्य। ओडिशा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए
ध्यान रखना, जनजातीय छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ST एंड SC कल्याण विभाग के ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। ठीक है, ये था इसका इफेक्ट। और अभी अपन बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो राजधानी है वह भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? और बताना है हाल ही में सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। और इसके बारे में मुख्य फैक्ट क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना का किया शुभारंभ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम SIF पर योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, आपको फिर से देख लो एक बार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। और अगला है राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के प्रबंधक निदेशक कौन है? सुदीप कुमार नायक। राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के प्रबंधक निर्देशक कौन है? सुदीप कुमार नायक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कल कुछ करंट अफेयर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।